घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। मोदी के विजय रथ को रोकने में जुटे लालू, नीतीश और जनता परिवार। बड़ा सवाल, कौन है कितना तैयार? लालू यादव, नीतीश कुमार, जनता परिवार, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, मोदी के विजय रथ को रोकने की तैयारी में। नीतीश कुमार ने दावा किया है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि बिहार में उनके विजय रथ को रोक लिया जाएगा। इसकी तैयारी क्या है? क्या वाकई तैयार है जनता परिवार, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जेडीएस, तमाम नेता बैठे। लेकिन बैठने के बाद जो तैयारी है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या भाजपा वहां पे इस रथ को जो रोकने वाले हैं उनको रोक पाएगी या खुद रुक जाएगी, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का आनंद साहू हैं, युवा नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, जल्द ही राजद में विलय होने वाले हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजद जेडीयू में विलय होने वाले हैं कि कोई एक विलय होगा, किस में होगा ये तय नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट के तौर पे हैं डॉक्टर शकील अंसारी साहब हैं। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस में बिहार में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, ओबीसी आयोग के सदस्य भी हैं। लेकिन उनको जो हमने आमंत्रित किया है, चूंकि बिहार के हैं, बिहार की सियासत को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए उन्होंने खास तौर से हमें आमंत्रित किया है। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार और उपेंद्र प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले शकील साहब से आज शुरुआत करेंगे कि बिहार की जो दावे हैं वो दावों की हकीकत क्या है। एक रथ लेके विजय अश्वमेध की तरफ वह बढ़ रहे हैं, दूसरे रोकने के बोल रहे हैं, ये रथ को यहीं तोड़ दिया जाएगा। ये जो तमाम दावे हैं, दावों की हकीकत क्या है शकील साहब? देखिए, दावे तो सारे राजनीतिक दलों को करने का अधिकार, हक है, और उसके लिए कोशिश भी होती है और कोशिश भी करते हैं। मोदी जी को रोकने की पूरी कोशिश के बावजूद मोदी जी अपने आज सत्ता में हैं, उनकी पार्टी ने खुद भी उनको रोकने में बड़ी कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उनको ना बनाया जाए, वो भी बने, प्रधानमंत्री भी बने। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का अगर दावा करना, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। दावा में दम होना चाहिए, बेदम दावे होने चाहिए। नहीं, दम बिहार में तो बहुत दम है। इसलिए क्या किसमें दम है? मोदी में दम है या मोदी के जो विरोधी उनमें दम है? नहीं, मोदी को रोकने के लिए जो एक ग्रुप बन रहा है, जो एक पार्टी बनती है। देखिए, ये सोशलिस्ट जो लोग हैं, ये बहुत दिन तक अलग भी नहीं रहते हैं, बहुत दिन तक साथ भी नहीं रहते हैं। एक मुहावरा भी है इनके लिए, कहा जाता है। तो इन लोग अगर जुट रहे हैं, तो अभी जो क्वेश्चन मार्क कहते हैं कि जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, ये नहीं, हमको लगता है 100% ये जुटेंगे। और ये कितने दिन जुटे रहेंगे ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन विधानसभा का जो बिहार का इलेक्शन है, उसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, और हम समझते हैं एक नए फैक्टर, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जीतन राम मांझी जी और मुलायम सिंह जी, वो नेशनल लेवल पर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए वो सियासत में उनका बिहार में दखल नहीं है, और ये लोग का यूपी में दखल नहीं है, इसलिए इनका भी यूनिटी हो सकती है। जेडीएस कर्नाटक की पार्टी है, उनका दखल इधर नहीं है। तो अभी जो लोग जुट रहे हैं, जुटने के लिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, एकदम आराम से जुट सकते हैं। और बिहार में जुट तो जाएंगे, जुट के क्या चुनौती दे पाएंगे? सवाल ये निश्चित रूप से देंगे। आपको लगता है कि उनकी तैयारी है, तैयारी में दम है, नीतीश कुमार के दावों में दम है? वोट का रेशियो देख लीजिए, उसके बावजूद बीजेपी की घबराहट भी बताती है। चलिए आनंद साहू जी, कल आपने नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने सुना उनको, उन्होंने कहा कि ये रथ जो है यहीं रुक जाएगा, बिहार उसको रोकेगा। देखिए, मैं एक चीज अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बाहर जब था तो मैं ऑन रिकॉर्ड बताइए। मैं कह रहा था जी कि दावे करना और मीडिया में बोलना बहुत अच्छी बात है, बोलने में अच्छा लगता है। लेकिन हर चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से और लोकप्रिय हो रहे हैं और हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, वो सारी दावे जो है उनका हवा निकल जाएगा। और जो जिस बिहार में रुकेगा, रोकने की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कीमत में जी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में सरकार बनाएगी। और एक बात इसकी गारंटी इसलिए दे रहा हूं, और जी जिस समुदाय को ये बांटने का कोशिश करते हैं, उसी समुदाय को हम जोड़ने का कोशिश करते हैं, और उसी के कारण हमारी ताकत बढ़ती है। किसकी बात कर रहे हैं आप खोल के आप कौन बांट रहा है, किसको बांट रहा है, किसको आप जोड़ रहे हैं, ये तो बताइए। सीधी बात है, जैसे आप लालू यादव जी को देखिए, वो यादव की और मुसलमान
समुदाय की राजनीति वो शुरू से करते आ रहे हैं, खुलेआम, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और नीतीश कुमार जी जो है अगड़ा पिछड़ा करते रहे और हम लोगों के कृपा से वो सरकार में आए, और वो जब उनको लगा कि हम जो है बिना बीजेपी का भी रह सकते हैं, तो उन्होंने जो है बीजेपी को छोड़ दिया, और जिसका नतीजा एकदम से उनको समझ में तो उन्होंने आप जो कह रहे हैं इसके हिसाब से वो मजबूत हुए, उनको लगा कि बीजेपी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उसका नतीजा मिल गया ना जी लोकसभा में जी। कहां पहुंच गए वो, उनकी धराशायी हो गई है। वो बिहार में चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे, ताकि वो उसी समय रिजाइन करके मांझी जी को लाए और वो अपने आप को फिर एक राजनीतिक जो एक चाल चलने का कोशिश किए कि भाई मैं त्याग कर सकता हूं और एक दलित समाज को मैं एक अगवा बना सकता हूं। इस प्रकार का एक ढकोसला जो है राजनीति में सब चलता है, लेकिन वो सारे चीजों के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी आपको उनका दावा दमदार नहीं नजर आता है कि वो रोक लेंगे? फिसड्डी है, फिसड्डी है। लगता है ये जो अंतिम जो काफी उम्र हो जाते हैं, जब लीडर्स लोग जब हारने लगते हैं, उनका वर्चस्व खत्म होता है, तब तिलमिलाहट में ये तमाम तरह की दावे ठोकते रहते हैं। चलिए, ये दावे जो है कितने दमदार हैं, अरुण जी बता सकते हैं? इन दावों में वाकई कितना दम है? किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि वो रथ वहीं रुक जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा? क्या नीतीश जी जो कह रहे हैं? देखिए, बिहार को जो भी जानता है, ये कहने में कुछ मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि वहाँ शुरू से जातियों का एक बहुत बड़ा चुनाव में जात के आधार पर वोट देने का परिपाटी रही है जी। मैं उससे सहमत हूँ या ना हूँ अलग बात है जी। मतलब जब हम उत्तर प्रदेश में हम लोग राजनीति करते थे तो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में जात के आधार पर वोट नहीं मिलता था जब हम लोग यंग राजनीति में आए थे तब। लेकिन बिहार में तब भी जात के आधार पर ही वोट पड़ता था, और उस आधार पर अगर आज देखा जाए तो लालू यादव जी और नीतीश कुमार दोनों मिल जाने के बाद जी मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी वजूद नहीं रहेगा जी। और भारतीय जनता पार्टी का वजूद कभी था भी नहीं, कभी नहीं था जी। वो समाजवादी आंदोलन की धरती है जी। समाजवादी आंदोलन के तो लोग वहां हरियाणा हैं, में कौन सा वजूद था? और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई अभी वजूद नहीं था। पूर्ण बहुमत एक तरह से मिल गया। यह सही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि मोदी जी को अपार समर्थन मिला है, और वह समर्थन मैं इसलिए मान ले रहा हूं कि जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं था। ये सारे बड़े बड़े नेता जितने भी थे जी, कांग्रेस पार्टी का बॉडी लैंग्वेज पहले दिन से ही जैसे कोई चुनौती है ही नहीं, वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा उन्होंने दिखा दिया पहले दिन से ही। वॉक ओवर दे रहे थे, आप कह रहे हैं? एकदम वॉक ओवर दे दिया मोदी को। और जो अब ये जनता परिवार के बड़े बड़े नेता हैं, ये सब के सब प्रधानमंत्री बन रहे थे अपने अपने कमरे में जी। मुलायम सिंह जी याचना कर रहे थे नौजवानों से कि मुझे उत्तर प्रदेश में, जैसे कि पूरा उत्तर प्रदेश ही उनको प्रधानमंत्री बना देगा, और जो जो भी थे सब लोग अपने अपने कमरे में प्रधानमंत्री बन रहे थे। मोदी जी को तो कोई चुनौती थी ही नहीं। अगर आजादी के बाद से आज तक के चुनाव को देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में भी चुनौती नहीं थी। मैं कह रहा हूं आजादी के बाद से आज तक के उसमें देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूं जी। राष्ट्रीय चुनाव में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ है जिसमें कोई चुनौती ही ना दिखाई दे रही हो। ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ। कारण क्या था? उनको चुनौती नहीं थी, ये सब डिस्क्रेडिटेड थे, इनके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं था। आप अगर ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, देवेगौड़ा जैसे तमाम लोग चौटाला, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करते हैं और उनकी इसलिए मोदी को विकल्प के रूप में देखा, तो अब क्यों मोदी के जो विरोधी विकल्प हो जाएगा? अगर यह सब लोग जी चुनाव के पहले इकट्ठा होकर मोदी को चुनौती देते जी, तो आप देखते मोदी की क्या हालत होती। हम शुरू से लेफ्ट के साथ रहे हैं जी, समाजवादी मुलायम सिंह यादव, सब लोग अगर मिलके आप ये कह रहे थे कि टूटे हुए थे आप, अब आप जुड़ रहे हैं, तो अब आप ताकतवर हो गए हैं, इसलिए इस दावों में दम है। और सब प्रधानमंत्री बन रहे थे जी, इसीलिए सब इकट्ठे नहीं हो रहे थे कि उनको लग रहा था इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा साथ प्रधानमंत्री रह जाएगा। तो सबको औकात अपनी पता लग गई, जनता ने सबको बता दिया कि मतलब कोई है ही नहीं चुनौती। और जनता के सामने
फरेब जो दिखाया गया विज्ञापनों के जरिए, पैसा के जरिए, मीडिया ने जो जिस तरह से मोदी जी को सपोर्ट किया, जी, उस तरह से लोगों को लगा कि साहब मोदी जी इस देश से महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी। मुझे रायपुर से दिल्ली आते समय नीतीश जी के दमदार दावों का दम यही है। मेरी बात सुनिए जी, हम आपको देश के बारे में बता रहे हैं, यहाँ तो हम बिहार के बारे में। जी जी, तो इस वजह से मोदी जी जीत गए। अब इस जीत को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जीत समझने लगे कि मतलब कि देश में कोई उसके बाद कई विधानसभा चुनाव हुए हैं। मेरा तो सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र में जीते, हरियाणा में जीते, झारखंड में जीते, अब आपके नेता कह रहे हैं कि मैं वहां हरा रहा हूं। ये वही जीत रहे हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की पार्टी आज जेएमएम है, वहां पे जेएमएम था। कहां पे? वहां जेएमएम भी साथ में थी ना। नहीं, जेएमएम से कांग्रेस अलग थे, सब अलग थे, सब अलग लड़ रहे थे, अलग अलग लड़े हैं। मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पे आप जो कह रहे हैं, जो नहीं, अभी तो टॉपिक शायद बिहार पर है और बिहार के गठबंधन पर, बिहार के गठबंधन को मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में यह जो गठबंधन दिखाई दे रहा है, ये बहुत सशक्त गठबंधन होगा, सशक्त गठबंधन है, और बिल्कुल कुछ मतलब वैसे ही होगा। नीतीश के दावों में आपको दम इसलिए नहीं थी, वैसे इस गठबंधन नीतीश जी के दावों में इसलिए आपको दम दिख रहा है क्योंकि अब आप सशक्त हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। उपेंद्र जी, दावों के दम को आपको भी नजर आता है कि इन दावों में बड़े दमदार दावे? पहले तो मुझे अभी भी इसमें शक लग रहा है कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अभी भी आपको शक है? मैं आपको कह रहा हूं, चलिए, जेडीयू के महासचिव है, वो कह रहे हैं खास करके नीतीश जी का जो इतिहास है जी, 1999 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था जी, उसके पहले इन्होंने अपनी समता पार्टी का विलय कर दिया था जनता दल यू में जी, बहुत अच्छी जीत हुई थी। उसके बाद फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना था बिहार में, उन्होंने जनता दल यू से अपनी समता पार्टी को इसलिए अलग कर दिया कि उनको लगा कि जो जनता दल यू का अध्यक्ष शरद यादव जी थे, कहीं उनके लोगों को टिकट न दे उनके कहने पर, तो सिर्फ टिकट बांटने के लिए अपने लोगों को उन्होंने समता पार्टी को जनता दल यू से अलग कर लिया। तो जो एक ऐसा कर चुके हैं उसका रिपीटेशन इस बार नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? मान लिया ठीक है कि अगर अभी पार्टी का विलय होता है तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का पावर रहेगा मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में। मुलायम सिंह यादव जी है जो इनके संबंधी बने हैं लालू यादव के, तो उसमें जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला आदमी होता है, खास करके जो जनता दल या लोक दल, ये सब के जो लोग हैं, इसका जो अल्टीमेट पावर होता है कि कौन टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन साइनिंग अथॉरिटी है। तो उसमें अगर मुलायम सिंह यादव जाहिर है साइनिंग अथॉरिटी रहेंगे और लालू यादव उनके नजदीकी रिश्तेदार भी हो जाएंगे, तो नीतीश कुमार को लगेगा कि हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, जो कि उनको लगेगा जैसा कि ये लोग आपस में, क्योंकि ये लोग कोई आइडियोलॉजी कारण इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ये लोग की अपनी जो सही उन्होंने कहा कि सब लोग मारे गए अरुण श्रीवास्तव जी ने, अभी चूंकि ये मर रहे हैं तो एक कहावत है कि मरता क्या न करता, तो ये लोग इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। इनको कोई नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से कोई चीज नहीं है, इनको सत्ता से प्रेम है। तो जब उनको लगेगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले कि कोई ये मोदी से लड़ने वाले नहीं है, आप कह रहे हैं सत्ता प्रेम में ये इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल सत्ता प्रेम है जी, सत्ता प्रेम में ही ये जुड़ते हैं, सत्ता प्रेम में ही ये अलग टूटते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने पावर को आगे बढ़ाने के लिए फिर अलग अलग लगेगा कि तुम वहां रहो, तुम यहाँ रहो, हम यहाँ रहे। देखिए ना, अगर ये अलग नहीं होते नीतीश कुमार जनता दल यू से समता पार्टी को अलग नहीं करते, अरुण श्रीवास्तव जी उसके गवाह हैं, इनको एक एक उस समय की घटनाओं की जानकारी होगी। अब अरुण जी को ही गवाह बना रहे हैं जी। तो उसमें है कि उसी समय राबड़ी सरकार नहीं बनती जी, और शायद जो सबसे बड़ा हादसा हुआ बिहार का विभाजन वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में आर्म टेस्टिंग कर लिया, देने वो अलग मामला है। लेकिन नीतीश कुमार ने छोड़ा, जनता पार्टी को अलग कर लिया, अलग चुनाव लड़े। तो अगर अभी इसीलिए विलंब हो रहा है पार्टी के घोषणा एक करने में, आपका क्या फाइनल ओपिनियन क्या है कि जो फाइनल ओपिनियन ये है कि अगर आपकी राय क्या है, आप क्या आकलन क्या है जो नीतीश कुमार जी के दावे हैं उनमें दमदार नहीं है? देखिए, अगर वास्तव में एकता हो जाती है जी, और लेकिन एकता हो जाने से भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। अगर एक होकर ये मांझी जी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार पेश कर देते हैं घोषित रूप से कि जीतन राम मांझी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार तीनों मिलकर के उनका हाथ खड़ा करते हैं कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, तब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां एकदम असंभव नहीं तो बहुत ही कठिन हो जाएगी। और ज्यादा उम्मीद हमें है कि ये दोबारा जीतन राम मांझी के नेतृत्व में ये पार्टी है जो बहुमत ले आएगी। लेकिन ये नीतीश कुमार और लालू यादव के बस में जनता दल यू को बहुमत दिलाना नहीं है, ये काम जीतन राम मांझी कर सकते हैं।
चलिए, तो आप चाहे आकलन जो भी हो अवधेश जी, कुल मिलाकर के जो दावे हैं वो उनकी उसके हकीकत को दम को हम समझना चाह रहे थे कि क्या दावों में दम है। नीतीश जी जो कह रहे हैं जब लोकसभा में नहीं रोक पाए वो, तो विधानसभा चुनाव में कैसे रोक लेंगे? क्या वाकई तैयारियां उनकी इतनी हो गई है कि जो ये दावे कर रहे हैं उस आधार पे उनको मान लिया जाए और इस भाजपा को उनसे कैसे लड़ना है वो चुनौती या अपनी रणनीति तैयार करें? देखिए, राजनीतिक दल के नाते दावे करने में कोई समस्या नहीं है। दावा वो करते रहे, दावा उनका अधिकार है, उसमें हम जाएंगे नहीं। अभी पहली जो उपेंद्र जी ने बात कही मैं वहां से शुरू करूंगा। देखिए, ये तो मैं मानता हूं, अरुण जी की बात से मैं इतना सहमत हूं कि अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार में एकत्रित होकर एक दल के रूप में आते हैं तो एक चुनौती निश्चित रूप से बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उसका जो सामाजिक समीकरण है, अगर दोनों के वोट मिल जाते हैं, अगर उसमें से जितना आया है उतना न भी है, तब भी भाजपा को चुनौती बड़ी मिलेगी, फतेह होने में चुनौती नहीं मिलेगी। एक बात है, यहां तक तो मैं सहमत हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो उपेंद्र जी ने कहा कि पहले तो ये वाकई ये एक जनता परिवार बनता है या नहीं, ये देखने की बात होगी। इस समय आपको मैं बिल्कुल एक कंफर्म खबर दे रहा हूं कि अभी तक क्यों जनता परिवार इकट्ठी नहीं हुई है। उसका कारण यह है कि इनकी संपत्ति, इनके जो रिसोर्सेस हैं, उनको कैसे बांटा जाए। जो मेन अभी झिझक रुकी हुई है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस है, लालू जी के नाम पर राबड़ी भवन है, यहाँ जनता दल यू का ऑफिस है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस है, कुछ स्टेट्स में ऑफिस है, फिर इनके अपने धन है, पैसे हैं, फिर वो सारे को कैसे किया जाए। ये जो पिछले 1 महीने से जिसको बिहार में घोर मट्ठा कर रहे हैं वो इस पर चल रहा है और इस पर इतना इसको लेकर के इतना मतभेद है कि ये कठिन है। एक दूसरा कि यह नीतीश कुमार के मन की उपज नहीं थी, यह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, यह शरद यादव के मन की उपज थी। नीतीश कुमार से बिना सलाह किए शरद यादव पहले मुलायम सिंह के कार्यक्रम में गए थे, तो यह शरद यादव की स्थिति थी। राष्ट्रीय स्तर पर जिस ढंग से नीतीश कुमार ने शरद यादव की जो छवि, मतलब जो उनको एक कमजोर करने की कोशिश की, तो उसका एक प्रत्युत्तर है जनता दल के अंदर कि ऐसा हो जाने के बाद बिहार से नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे। तो नीतीश आए जरूर है, बोले जरूर है, लेकिन उनके मन में स्वयं झिझक है कि नेतृत्व आने के बाद हमारी क्या स्थिति रहेगी। इसलिए एकत्रित होने में तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैं तो दिल से चाहूंगा कि निश्चित रूप से जनता परिवार का एकत्रीकरण हो। इसलिए हो कि कांग्रेस के उभार की संभावना 2015 में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एक सशक्त विपक्ष का, एक वैचारिक विपक्ष का, आंदोलन से निकले हुए कुछ लोगों के इकट्ठे होने का, भले चाहे और जितने गिर गए हों, वो देश के लिए भी जरूरी है, उनको वोट आए या ना आए। तो इस नाते तो मैं चाहता हूं कि ये हो, लेकिन ये कभी नहीं भूलिए कि जब भी जनता परिवार बना है 2 बार 1977 और 1989 में, तो उसमें 3 प्रमुख आधार रहे हैं। पहला कि वो चुनाव का समय का एकत्रीकरण हमेशा हुआ है, पहले से कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, उस समय सरकार के खिलाफ एक वातावरण था, चाहे 77 में इंदिरा गांधी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ हो, या 89 में बीपी सिंह के विद्रोह के कारण राजीव गांधी और कांग्रेस के खिलाफ हो। और तीसरी बात की एक बड़ा नेता था, 1970 में जयप्रकाश नारायण के नाम पर वोट मिला था, 1989 में बीपी सिंह के नाम पर वोट मिला था। तो ये 2 परिस्थितियां इस समय नहीं है। मोदी के खिलाफ कोई वातावरण नहीं है, भाजपा से कोई विद्रोह नहीं है, कोई एक बड़ा नेता इनके पास नहीं है जो वैसी चुनौती दे सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिलने पर चुनौती तो होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक देना, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। शकील साहब, 2 बातें जो अहम बातें कह रहे हैं कि वो परिस्थिति नहीं है, वो काल परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आज के दिन में अगर नीतीश जी और लालू जी मिल भी जाते हैं तो उनका जो नेतृत्व है, वहीं पे नेतृत्व को लेकर ही काफ़ी वहाँ पे खींचतान है और काफ़ी जो परेशानी और कठिनाई मिलन में है वहीं पे है। मेरा सवाल ये है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ एक कोई ऐसा जैसे 89 में या 77 में था या 2009 में था, उस तरह का माहौल भी नहीं है इस वक्त। देखिए, सबसे पहले 2 प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अभी हम डिबेट कर रहे थे दावों के दम पर, तो अभी क्वेश्चन मार्क ये हो रहा है कि वो यूनिटी होगी, इसी पर क्वेश्चन मार्क हमारे 2 हम समझते हैं कि जर्नलिस्ट जो पत्रकार बंधु ने कहा है वो अपने बेस पर कहा है। लेकिन इस पर हम आपको अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि सभी परिस्थितियों के बावजूद यूनिटी होगी बिहार चुनाव के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर वो माहौल सरकार के खिलाफ है या नहीं है, वो नहीं। अभी एक पॉइंट ये नोट करके रहिए, ये एग्जिस्टेंस का सवाल है,
ये जो अभी इलेक्शन होगा बिहार का, वो लालू यादव जी जब बिहार में बचेंगे, नीतीश कुमार जब बिहार में बचेंगे, तभी कोई बड़ा लीडर देश में पैदा होगा शरद यादव के नाम पर या कोई भी नाम पर। इसलिए वो सारी संपत्ति का झगड़ा, वो झगड़ा, ये झगड़ा, वो सारे समाप्त हो जाएंगे और बिहार में अभी इस चुनाव के पहले एक यूनिटी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में निश्चित रूप से होगी। इसमें हम एक अब किसी उपचुनाव या जो भी है, मैं आपके उस प्रश्न पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। मैं कहता हूं कि ये होगा। और दूसरी बात यह है कि जो होगा, इन्होंने जैसे कहा, माना जब यूनिटी होगी। अभी जो बुरे हाल हुए, लालू यादव जी के वोट अलग थे, नीतीश कुमार अलग थे, और अन्य लोग भी, लेफ्ट की कुछ छोटी छोटी धाराएं सब अलग अलग थी। ये जो कोशिश हो रही है कि सब धाराएं मिले, तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक बड़ा चैलेंज वहां होगा। मुझे लगता है इससे कोई इनका मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, फिर आप बोलेंगे। एक बड़ा चैलेंज होगा। और अगर सब इसी तरह से अलग अलग लड़े, तो जो झारखंड में हुआ, बीजेपी को कोई चैलेंज नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जितनी पर्याप्त सीट मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। उसके बावजूद महाराष्ट्र में आप चले जाइए, जब कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन, एक मजबूत गठबंधन टूटा, उसकी वजूहात अलग अलग हैं, बहुत सी चीजें हैं। उसके बावजूद जितनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ बीजेपी को जाना चाहिए था, नहीं जा पाई है। इसलिए बिहार में अगर चैलेंज दिया गया, एक तो चुनाव होंगे, अगर वो, उसमें भी बहुत फर्क है। वोटर एक दिन के अंदर, ये 20 साल से लड़ते हुए, 15 साल के लड़ते हुए वोटर किस तरह से एक साथ समरसता बना पाएंगे, ये एक भी क्वेश्चन मार्क है अभी। और अगर वोटर बैंक को अगर किसी हद तक बड़े पैमाने पर यूनिटी हो गई, तो बीजेपी को निश्चित रूप से बिहार में चैलेंज मिलेगा। मेरा ये कहना है दिलीप जी कि जब जब इस तरह का जब एकजुटता होती है विपक्ष में, तो उसमें जो जिस तरह से उपेंद्र जी और अपने अवधेश जी ने कहा, टिकटों के वितरण में बहुत रस्साकसी होगी और बहुत सारे लीडर, मुझे लगता है अभी से देखेंगे कि अभी यहाँ स्कोप नहीं है। ये वो इसको बीजेपी में भी नहीं मिलेगा, वो तो बीजेपी में होना है, उनको तो बीजेपी में भी होना है। कोई फायदा नहीं है, लोगों को लालच, सारे लोग, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो बीजेपी में भी स्थिति है। बहुत सारे मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन आपसे एक सवाल जो है मेरा अरुण जी आपसे है कि सियासी वजूद का संकट है, इसलिए ये अवसरवादी राजनीति है और इसलिए आप जाति को जोड़ रहे हैं। मैं सवाल पूरा सुन लीजिए। सियासी वजूद का संकट है, अवसरवादी सियासी, जाति को जोड़ के आप जीतना चाहते हैं। क्या वाकई समाज, वोटर, देश, स्थिति, काल, परिस्थिति ऐसी ही है कि इसको, इस सियासत को आप सफल बना लेंगे? देखिए, मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं कि बिहार पूरे देश से उसकी थोड़ा इतिहास अलग है चुनाव के मामले में। वोट मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अब वही है, अगर वही नहीं होता तो नीतीश कुमार इतना विकास करने के बाद भी जो लोकसभा चुनाव में हार गए, आखिर वहां क्या कहना चाहते हैं आप? इस देश में अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया काम किया तो नीतीश कुमार ने नहीं किया। उसमें भाजपा भी था सर। भाजपा, देखिए ऐसा है कि हमेशा फौज लड़ती है, लेकिन हमेशा नाम कमांडर का ही होता है, तो अब वो बहुत जबरदस्ती में चलाई। अरुण जी, नीतीश जी तो स्वयं भी डूबे। अरे अब आप जबरदस्ती वाली बात करें तो उसका कोई इलाज है क्या? नीतीश ने मतलब नाम तो हमेशा कमांडर का ही होता है। आप ये कह रहे हैं कि डेवलप का थोड़ी होता है। काम तो डूबे क्यों हो? नहीं, ये काश इनका, अरुण जी का जो कहना है वो बेसिक चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कास्ट कॉम्बिनेशन बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से वो एकदम से बोलते हैं ना, डिसगस्टिंग बना के पेश करते रहे ना साल भर, उसके खिलाफ बिहार में बहुत खराब विद्रोह, उसके पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। उपेंद्र जी, जो बात अरुण जी कह रहे हैं कि वहां जातीय समीकरण जो है, मैं बतला रहा हूं, नीतीश जी ने जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों तक को नहीं छोड़ा। मुसलमानों में अगला मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान कर दिया, दो पिछड़ा मुसलमान को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। उन्होंने दलितों के 2 टुकड़े कर दिए, दलित, महादलित, रामविलास पासवान अलग करने के लिए उसको किया। पिछड़े वर्गों में जो हिंदू पिछड़ा वर्ग, उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा तो पहले ही से था, जो अति पिछड़ा है उसको क्या बोलते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन में रिजर्वेशन दे दिया, कुछ और सुविधाएं दे दी। तो जातीय समीकरण को मैनिपुलेट करने की जितनी कोशिश नीतीश कुमार ने बिहार में की, उतनी
कोशिश किसी ने भी नेता ने नहीं की, लालू ने भी नहीं की। लालू एमवाई वो वहाँ चलता है, वो अरुण जी कह रहे हैं कि वो वहाँ वर्क करता है, पॉलिटिकली वो वर्क करता है। नहीं, वो किया जो चीज नीतीश कुमार ने किया था, जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, वो इस विधानसभा अपने पहले टेन्योर के बाद किया और दूसरे टेन्योर में उसका उनको निश्चित रूप से लाभ मिला है। अभी आप क्या कह सकते हैं, बीजेपी साथ थी तो हम क्यों नहीं माने कि बीजेपी के कारण उतनी सीटें आई? नहीं, वो पॉलिसी बीजेपी की नहीं थी, पॉलिसी नीतीश कुमार की। अरुण जी कंप्लीट कर ले जो मेरा सवाल था। ऐसा है, हमारे दोस्त पत्रकार साथी जो है जी, अब अगर केवल विरोध ही करना है तो कुछ भी बात करते हैं, वो अलग बात है। नीतीश कुमार से हो सकता है कि मैं बहुत हर चीज पे मैं उनसे सहमत ना हूं, लेकिन इससे कोई असहमत हो कि नीतीश कुमार के बिहार में विकास नहीं हुआ और ऐतिहासिक विकास हुआ, इससे कोई सहमत न हो और यह कहे भाजपा भी साथ में थी, गलगोदाई है। क्यों कहे? नहीं, अभी क्यों नहीं वो विकास कर रहे हैं? कौन रोका है? अभी सामाजिक समरसता थी तब तक गाड़ी अच्छी चली, पटरी में चली किया और महिलाओं को जो सम्मान दिया उन्होंने, पहली बार वो उन्हीं की सरकार है ना जिसने पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। क्यों नहीं जीते? ये सब क्यों नहीं जीते लोगों ने? मैं कह रहा हूं, लेकिन उसमें तमाम विविधताएं भी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज वोट से ही समाहित होता है जी। और सवाल इस बात का कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना था ना। अगर नीतीश कुमार कोशिश नहीं कर रहे थे, अगर नीतीश कुमार, निश्चित मैं कह रहा हूं आपसे, अगर नीतीश कुमार जिस दिन मोदी जी का साथ छोड़े, अगर उस दिन वो घोषणा करते कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, आप देखते मोदी की चुनौती कितनी मिलती। लेकिन किसी ने अजीब ढंग से राजनीति हो रही थी, तो उनको दिक्कत क्या? अगर जिस दिन मोदी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा, बोल रहे हैं नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? नहीं, गलत आप देखिए, हम जानते हैं उन्होंने प्रेस में स्टेटमेंट दिया था भाई, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था हम तो सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, वो तो हो सकते हैं। रोका कौन था? वो प्रस्ताव पारित करवा लेते अपनी पार्टी में। यही तो कह रहे हैं पार्टी में, यही तो कह रहे हैं कि ये गलती कर गए, बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे। अवधेश जी जो एक सवाल है, जो मैंने सवाल पूछा कि सियासी वजूद का संकट आपका है, तो आप अवसरवादी जाति आधारित राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। क्या ये चीजें बिहार को, क्या बिहार के जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो मतदाता है, क्या वाकई इस चीज को स्वीकार लेंगे कि ऐसी सियासत को एक बार फिर से स्थापित करें जो सियासत पीछे छूट गई? आप पहले समझ लीजिए, आप पिछले चुनाव में जो जनता ने वोट दिया मोदी को, इसलिए कि मोदी एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, बाकी कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था नहीं। आम जनता को लगा कि मतलब यहाँ विकास करेगा, महंगाई खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, नए नौजवान जो झारखंड में दिया है अभी 35 साल की उम्र के लड़के, अभी झारखंड में दिया है, नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी को बहुमत मिला है, बीजेपी गठबंधन को। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, वहां पर एक चीज है, विफलता भी तो थी जिस तरह से यूनिटी की। आप बताइए, अभी भाजपा को तो चौथा ही जीता दिया था, बढ़िया मामला था समझा। तो अगर मेरे क्षेत्र के जी तो अगर ये पहले से तय हो जाता ना और नीतीश कुमार पहले तय कर लेते, तो आप क्या कह रहे हैं? आपको आप ये चीजें चलेंगी, ये चलेगी? लोग प्रधानमंत्री को वोट दे रहे थे कि मुख्यमंत्री को वोट दे रहे थे, पहले बताइए। नहीं, अभी झारखंड में अभी जो झारखंड में दे रहे हैं वो किसको दे रहे थे? नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे रहे थे या भाजपा को वोट दे रहे थे? आप एक चीज बता दीजिए कि अगर एक मिनट मोदी को अलग भी कर दिया जाए एक मिनट के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति किस पार्टी से बेहतर नहीं थी झारखंड में? किसी पार्टी से बेहतर नहीं थी। वो 14 साल में से 10 साल उन्होंने, 9 साल 10 साल उनके शासन थे। लोग सवाल पूछ रहे थे, मैं खुद वहां पे बेहतर थी। नहीं, वहां पे उससे बेहतर कई पार्टी। आपने गठबंधन किया, आपका खाता नहीं खुला। हमारा गठबंधन, आप आरजेडी से वहां गठबंधन किया, वहां पे जो वोट परसेंटेज था वो घट गया, सीट खत्म हो गया, वजूद खत्म हो गया। हमारा गठबंधन तो खाली पड़ोस में है। अरुण जी मेरा कहना है कि आप अरुण जी क्या ऑन एयर स्वीकार कर लेंगे कि हाँ नीतीश कुमार का ऐसा नकारा आदमी है जिसके नेतृत्व में वोट नहीं मिलेगा? आप उनको क्यों मजबूर कर रहे हैं? नहीं, मैं पुराने छात्र नेता रहे हैं, आज इनकी व्यवस्था है, इनको हम लोगों के मित्र है, इतना भी मत इनका पोस्टमार्टम करिए। आप क्या बहुत रक्षा किया आपने। आप जो वो बात कह रहे हैं पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, तो मेरे ख्याल से जवाब मेरा। आप निश्चित मैं वही छात्र नेता हूँ और मुझे कुछ भी कहने में कोई गुरेज नहीं है, इतना निश्चित। वो अवधेश जी आपको प्रोवोक कर रहे हैं बोलने के लिए, आप मत बोल दीजिएगा उनको प्रोवोक। नहीं, लेकिन जो बात उपेंद्र जी बहुत साहब कि क्या इस तरह की जातिवादी
अवसरवादी सियासी वजूद के संकट से निकलने वाले सियासत को बिहार के लोग स्वीकार करने वाले हैं अब क्या? हमें तो लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक लोगों ने इस तरह की राजनीति को नकार दिया है। नीतीश कुमार के जनता दल की हार उसी का नतीजा है कि लोगों ने नकार दिया। ये ठीक है कि कुछ लोग जातिवादी हैं, जाति नहीं, लेकिन जो कह रहे हैं अरुण जी की बिहार की सियासत अब भी जाति आधारित है, देखिए उसको आप नकार नहीं सकते। 100% नहीं है, वो कुछ है। मतलब अगर हो सकता है जितने वोट पड़े हों उसमें 30-35% वोट जाति के आधार पर पड़े हों, लेकिन 65-70% वोट जाति के आधार पर नहीं पड़े हैं। केवल भाजपा के आ जाने के बाद से, मोदी के आ जाने के बाद से। पिछले चुनाव की बात मैं तो चाहूंगा मैं चाहूंगा कि मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे। अच्छा, ईमानदारी से अगर उपेंद्र जी सही कह रहे हैं कि मोदी जी के आ जाने से जाति खत्म हो जाएगी, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ताकि इस देश से। नहीं, मोदी जी को तो खुद ओबीसी बनना पड़ा प्रधानमंत्री बनने के लिए भाई। तो कहां से उनको चाय बेचने वाला और ओबीसी बन गए, नीतीश कुमार से नीचे बन गए। वोट दिया उनको जी, अगली जाति के लोगों ने आप कंप्लीट कर लें, आप उपेंद्र जी तो कंप्लीट कर लें जो बात कह रहे हैं। पंक्ति में करेंगे ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। तो अरुण जी अपनी भावना से मोदी या जनादेश को देख रहे हैं, उपेंद्र जी एक तटस्थ विश्लेषण कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंसेस तो होगा। क्या होगा जी, तो पिछले चुनाव की बात बोल रहा था कि वो जो आगे चुनाव में क्या ये चलेगा, मेरा सवाल ये है कि क्या जाति आधारित सियासत नहीं होनी है? उसमें 5-6 जातियां हैं जी, जो जाति जिसके लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। उसके अलावा करीब 100-150-200 और जातियां हैं जिनकी अपनी जाति की संख्या बहुत कम है और वो जाति आधारित वोट नहीं करते, आधार पर वोट नहीं करते। कर्पूरी ठाकुर ने उन लोगों को एक कर दिया था कि ओबीसी जिसका फायदा यादवों को मिला, वहां उसी का फायदा नीतीश कुमार को मिला। तो ये कर्पूरी ठाकुर का जो फेज था वो खत्म हो गया। कर्पूरी ठाकुर के कारण ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उनके कारण ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो वो जो था कि जो गौण जातियां जिसको आप कहिए, एक तो है कि प्रिंसिपल प्रधान जातियां, दूसरा गौण जातियां। तो गौण जातियों के लोगों को आपकी संख्या आप जोड़ दें तो करीब 60-65% होगा। जो प्रधान जातियां हैं जिसमें ओबीसी भी है, पिछड़ा है जिसको नीतीश कुमार ने इकट्ठा किया। पिछड़ा नहीं, पिछले वर्गों में ही प्रधान जातियां हैं। यादव, कोरी, कुर्मी है, पूरा ओबीसी का जितना भी विधायक बनता है उसका आप देखिए 90% यही लोग हो जाते हैं, 3 जातियां। तो इसीलिए तो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को इकट्ठा किया, करने की कोशिश किया ना कि इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। पिछड़ा कभी कोई इशू ही नहीं कहा। कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के थे, हम भी बिहार को नजदीक उसके हिस्सा रहे हैं उस राजनीति के। तो बिहार में कहीं भी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में राजनीतिक स्तर पर कभी कोई विभाजन था ही नहीं, कभी कोई विभाजन नहीं था। आप क्या कह रहे हैं कि नहीं चलेगी? आप ये कह रहे हैं कि ये सियासत नहीं होगी अब नीतीश कुमार ने क्रिएट किया। उपेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं कि ये सियासत जाति आधारित सियासत नहीं चलेगी बिहार में? कोशिश करेंगे, लेकिन जाति के खिलाफ जो उभरने वाले लोग हैं वो भी कौन है जाति के खिलाफ? वह बिहार की सियासत में ऐसी कौन से संगठन है, ऐसे कौन से सियासत है, ऐसी कौन सी विचारधारा है जो जातीय आधारित सियासत का विरोध करते हैं बिहार में? देखिए, दो चीज होती है, या उसके पोषक नहीं है। एक होती है पॉलिटिक्स, दूसरी होती है आइडियोलॉजी। एक होता है आइडियोलॉजी के लेवल पर आप क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लेवल पर क्या कर रहे हैं। दूसरा होता है, तो उसमें है कि आइडियोलॉजिकली आप कहिए तो कांग्रेस कभी भी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती रही है, भले पॉलिटिकली कंस्टिट्यूएंसी वाइज करती होगी। कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती है, भले प्रैक्टिकली जहां जहां करती होगी। इस तरह से बीजेपी है जो आइडियोलॉजिकली कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती है, कहीं कहीं वो रीजनली वो करती है। लेकिन वो जो समाजवादी पार्टियां हैं जिनका जनता परिवार बोल रहे हैं, ये लोग आइडियोलॉजी है। हालांकि इनका असर पड़ गया है, क्या लग रहा है? जी, इनका आइडियोलॉजी एक अलग किस्म की आइडियोलॉजी राम मनोहर लोहिया ने दी थी कि जाति बीमारी नहीं हो कि संक्रमण होगा, वर्ग संघर्ष में कैसे बदला जाए, उसी को इन्होंने परवर्ट कर दिया। चलिए, राम मनोहर लोहिया ने उसमें कहा था कि यादवों के हाथ में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व नहीं जाने दो, नहीं तो पूरा उपेंद्र जी आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी लोहिया ने जो कहा ब्राह्मण जी मुसलमान जो वो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कहते थे प्रैक्टिकली वो कांग्रेस पार्टी करती थी, प्रैक्टिकली समाजवादी पार्टी नहीं करती थी। नहीं, वो कहते हैं कि उसको वैचारिक रूप से उसको आगे नहीं बढ़ाते थे, उसको विचारधारा के तरह, जैसे बीजेपी भी जो है उनका विचारधारा जो है जाति आधारित। वो कह रहे हैं आप प्रैक्टिस जो भी करें, लेकिन जो पार्टियां थी ये पार्टियां जाति आधारित सियासत नहीं करती है, ये कह रहे हैं वो। और उसका वो चुनाव के समय एक सेकंड जी,
देखिए उपेंद्र जी ने जो कहा है, मैं थोड़ा उसको, वैसे तो अरुण जी को लगता है कि कहीं संक्रमण हो गया है, जैसे हम लोग कोई वायरस और बीमारी है आपस में बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग बीमारी रहित हैं। अरे आपके कपड़े से थोड़ा परेशान हो गया है। वो मैं कह रहा हूं कि देखिए 2014 का चुनाव परिणाम और उसके बाद 3 राज्यों, बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर बात करते हैं। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ऐसे आएगा जी। देखिए बिहार का चुनाव राष्ट्रीय धारा से बिल्कुल अलग परिणति में नहीं जा सकती है। ठीक है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 3 राज्यों में चुनाव के परिणाम में जनमत की धारा और का संदेश क्षेत्रीय दलों, जाति और क्षेत्र के आधार पर आस्थापित नेताओं के लगभग विरुद्ध रहा है। जहां भी भाजपा का जनाधार रहा है वहां ऐसा हुआ है। तो वो प्रवृत्ति झारखंड तक हमने देखी है। भले अभी क्षेत्र एवं जाति के आधार पर नेता है, उनको वोट मिल रहे, उसका अंत नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति उस दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। और मैं कह रहा हूं कि इसमें अचानक कोई गुणात्मक परिवर्तन बिहार में आ जाएगा, ये मैं नहीं मानता हूं। आप ये मानते हैं कि वहां पे जातीय आधारित सियासत, आप फिर इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जातीय आधारित सियासत जो है वहां पे सफल हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? तो आप क्या कह रहे हैं फिर आप दोनों चीजें? जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो धारा है 2014 की अचानक बिहार में पलट नहीं जाएगी। और जनता दल पर मैं अरुण जी कह रहे हैं बिहार की जो बुनियाद है, वहां की सियासत की जो बुनियाद है उसका आधार ही जाति है। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूं आधार जाता है। 1977 के पहले इतनी जाति कहां बिहार में इस प्रकार से चुनाव होता था। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं कि जब देश की धारा बदली है उसका असर राज्यों में जा रहा है, बिहार उससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी बात जो जनता दल के और बाकी के रूप में गई, देखिए जनता दल परिवार के नेताओं ने सेकुलरवाद के, अगर द्रौपदी मान लीजिए, उसका जैसा चीरहरण किया है पिछले 20-22 वर्षों में, सामाजिक न्याय के अभिमन्यु को जिस ढंग से घेर करके उसकी निर्मम हत्या की है, और जाति भेद के उन्मूलन जो एक गीता थी उसका शपथ खा करके जिस ढंग से जातिवाद फैलाया और जाति के नेता बने हैं, वो एक जो इसके विरुद्ध जनता है, इनकी पार्टी के अंदर भी असंतोष है। तो वो एक बहुत बड़ा दाग, ये 3 बड़े दाग इन पर हैं जिनको लेके ये चले थे, जिनसे मुक्त होना बहुत कठिन है आज के समय में। कोई नया वैसा ही व्यक्ति आ जाए, नए शब्द, नए औजार, नए विचार लेकर के सामने आए, नया चेहरा तो कुछ हो सकता है। नीतीश, लालू और मुलायम सिंह के बस का अब मोदी के रथ को पलटना ये दूर की कौड़ी है। ये चलिए मोदी के रथ के पलटना ये दूर की बात है उनके लिए। और जो बात कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। हम आपको लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा है उसके कुछ अंश भी आपको हम दिखाते हैं। तिरंगा झंडा को भी ये बदल देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, उसी को राष्ट्रध्वज मान लेंगे। मेरा भी नाम ही सब लेता था कि लोगों का रुपया 26.5 लाख करोड़ स्विस बैंक में जमा है, हमको बैठाओ। बैठते के साथ 1 महीना में हम लाके 125 करोड़ भारतीय के खाता में, प्रत्येक के खाता में हम 15 लाख रुपया जमा कर देंगे। 7 महीना हो गया। आप बाप की भाषा। 2014 जो था वो एक ऐसा दौर आया है जिसमें लोगों के मन में बहुत आकांक्षा पैदा हुई, उम्मीद पैदा हुई, और लोगों को लगा कि इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, सत्ता का परिवर्तन जरूर हो गया, लेकिन साल बीतते बीतते अब इस बात का एहसास हो रहा है कि जितनी बातें की गई उसमें कोई दम नहीं। लेकिन हमने यह भी देखा कि 2014 में कट्टरपंथ ज्यादा मजबूत हुआ। तो इन दोनों दृष्टिकोणों से मुझको ऐसा लगता है कि 2015 का साल जहां एक बार पाखंड के पराजय का साल होगा, और दूसरी बात है कि जो जनाकांक्षाएं हैं वो पाखंड के पराजय का साल होगा। अनंत साहू जी पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। मुझे सबसे एक तो इन जितने लीडर्स जो वहाँ बिहार के हैं उनके ऊपर एक बात और कहनी थी कि जिस प्रकार से इनका जो आयु हो गया है और कोई नया लीडर ये इनके पास है नहीं, और एक परिवार कहिए या एक गुट कहिए उसमें से ही ये लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी पार्टी जो है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि अगर हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं जी, वो अगर रातों रात जाके वहां किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा कर दें कि भाई ये हमारे लीडर हैं यहाँ के, तो वहां रातों रात लीडर पैदा हो जाता है।
तो हमारी पार्टी के साथ ये जितना भी ये गुटबंदी करेंगे उतना हमारे कैडर जो है और डेवलप होगा। क्या सुशील मोदी को आप हटा सकते हैं? नहीं, सुशील मोदी का सवाल नहीं, वहां सुन लीजिए, पैदा कर देंगे आप। मैं एक चीज बता रहा हूँ, 3-4 बड़े नेता भाजपा के हैं, नहीं सुनिए, 3-4 बड़े नेता भाजपा के, उनको हटा देंगे। लीडर अभी देखिए सुशील मोदी जी के साथ साथ यहाँ केंद्र में अपने शहनवाज हुसैन जी का भी नाम आ रहा है कि वो उनको संगठन में, बेटा यही ना 4-5-6 चेहरे हैं आपके, तो 5-6 चेहरे, उसके साथ साथ आप देखिए 2-3 मंत्री हैं, नीतीश कुमार से बहुत कम है, सुशील मोदी कृषि मंत्री। चलिए आप मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे अलग अलग भटकते नहीं, मुद्दे पे आते हैं। जो बात आप हमारे पास समय कम है, ये बताइए। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जितने भी ये लीडर हैं, चाहे नीतीश जी को ले लीजिए चाहे लालू जी के, इनके तर्कस जो हैं वो खाली हो गए। आपके बिहार के लीडर मत रहिए, मोदी जी लालू और नीतीश के नाम पर कुछ वोट मिलेगा, लेकिन आपके बिहार के नेताओं के नाम पर बिहार के नेताओं संगठन जो है मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा और सारे लीडर हमारे प्रदेश के निश्चित रूप से मैं मानता हूँ निश्चित रूप से वो मिल करके, और ये सारे जो तत्व हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं। भारत में अभी एक नया दौर आया है कि देश में क्षेत्रवाद को खत्म जो सवाल था, आप अपना भाषण दे लीजिएगा, भाषण लेने के अलग से राष्ट्रवाद से गठबंधन करते हैं रामविलास पासवान, अवधेश जी, आनंद साहू जी, अवधेश जी, आनंद साहू जी, जो सवाल था आनंद जी कि आपको लगता है कि अब ये जो यूनिटी है, ये जो साथ आना है, चाहे आप उसको जात आधारित माने, उसको वजूद के लिए माने, जो भी कहे, ये आपके लिए वाकई चुनौती है? अब ये नहीं मानते हैं आप, इकट्ठा होने से चुनौती होगा, या आप मानते हैं कि ये चुनौती बिल्कुल नहीं है? मैं एकदम नहीं मानता हूँ चुनौती। क्यों नहीं मानता? कारण बता रहा हूँ जी। अभी हम जब सत्ता में थे साथ में, तब का कार्यकाल और अभी जो कार्यकाल है, दोनों में बहुत अंतर हो गया और एंटी इनकम्बेंसी भी साथ साथ तैयार हो रहा है। तो ये जितने ये नीतीश जी और आप ये कह रहे हैं कि लालू जी के समर्थन मिलने के बाद जी का ऑलरेडी लगातार जो शासन रहा है उसको देख चुके हैं लोग, और नीतीश जी का भी देख लिए। अब किसी भी कीमत में हम इनको चुनौती नहीं मानते। आपको लगता है कि लालू जी के साथ आने के बाद आपके लिए चीजें बेहतर हो गई, उनके लिए और बहुत अच्छा हो गया? आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो है जी आप ये बता दीजिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल को जितना वोट मिला और दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपको मालूम कि भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पर चुनाव जीते कि नहीं जीत रही है? मैं बता रहा हूं उसका। हाँ बताइए। देखिए, जब दो पार्टी मिलेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी आपस में उनको मतभेद होगा वैचारिक रूप से। अरे ये तो आप इसीलिए सुन लीजिए, जब ख्याली नहीं है तो ख्याली पुलाव से आप देखिए, जब ऐसा होगा है नहीं मिलेगा, जितना फायदा होगा तो आप ये मानते चुनौती नहीं है? चलिए आप ये कहें चुनौती नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरुण जी का जवाब मेरे पास है जी। ये जो 15-16% वोट जो जेडीयू को मिला पिछले लोकसभा चुनाव में जी, उसमें आधा से ज्यादा वोट था जो कट्टर लालू विरोधी वोट था। अगर नीतीश कुमार लालू के साथ मिलेंगे तो वो जो कट्टर लालू विरोधी वोट है 16% का आधा 8%, वो उछल के चला जाएगा। उपेंद्र जी, मैं ये मान रहा हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में लालू विरोधी वोट थोड़ा बहुत मिला होगा। इस लोकसभा चुनाव में हमको कोई लालू विरोधी वोट नहीं था। नहीं, लालू इस लोकसभा में देखिए, आप खुद सोचिए। नहीं देखिए, चलिए आप जो कह रहे हैं शकील साहब, कुल मिलाकर के 2-3 बातें जो बिहार चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कि एक जाति का समीकरण वहां चलता है, जाति आधारित सियासत वहां पे अभी तक सफल होते रहा है, और जाति के समीकरण को जितना आप मजबूत करते हैं, उसको जितना आधार को ब्रॉड बेस करते हैं, उसका फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। इन कुल मिलाकर के जो स्थिति है बिहार में इस वक्त, उस सियासत आपको जो लगता है कि कांग्रेस पार्टी का क्या महागठबंधन की तरफ है, या कांग्रेस पार्टी लगता है कि एक बार फिर जो झारखंड में जो कुछ हुआ उसी का एक नया, या उसी का कुछ बदले हुए बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं के साथ वहां कुछ बिहार में होना है? या कांग्रेस जिस तरह लोकसभा में अरुण जी कह रहे थे कि उन्होंने एक वॉक ओवर दिया, उस तरह से दे सकते? नहीं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है बिहार में, हमारे ख्याल से अभी गठबंधन में जाना है या नहीं जाना है, इस पर कोई खास तौर पे अभी नहीं जरूरत है कि नहीं जरूरत है, सियासत किस तरह की जा रहा है अभी प्रश्न जो है वहां कि अभी जो प्रश्न हम लोग
आप उसको डिस्कस कर रहे जी, थे, उसको रोकने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या होगी? निश्चित रूप से भूमिका तो कांग्रेस पार्टी लालू बीजेपी को रोकने के लिए नहीं, लालू और नीतीश के साथ जाएंगे या अलग अलग से रोकेंगे? मेरा सवाल वही तो मैं कह रहा हूं कि अभी पार्टी इस लाइन पर कोई क्लियर कंसेप्ट में नहीं आई है। पार्टी के पास दो प्रश्न अलग अलग हैं। पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे। मेरा जो आपसे सवाल है, वही तो मैं कह रहा हूं, उनके ऊपर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अनुभव आपको है, कांग्रेस की सियासत को भी आप समझते हैं और जानते हैं, और जो वहां पे चुनौती है और जो तैयारी है, उस तैयारी में कांग्रेस पार्टी की रणनीति किस तरह की हो सकती है? वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति अभी पूरी स्पष्ट नहीं कर पाई है। उनके सामने दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि अपने संगठन को हमको खड़ा करना है। अगर हम उस गठबंधन में जाते हैं तो जो फॉर्मूला बन रहा है, उस फॉर्मूला के मुताबिक 20 सीट बनती है कांग्रेस की, फर्स्ट सेकंड वगैरह, और 10 सीट और भी दे दें वो लोग तो 30 सीट है, तो सीमित हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। 243 में से 30 सीटों का मतलब नहीं रहता, 40 सीटों के मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ना चाहती है। एक सवाल पैदा होती है कि वो गठबंधन जहां पर है, कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा कि अगर उस गठबंधन में साथ जाती है तो ये जो मुस्लिम वोट का डिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर मुस्लिम वोट इंटैक्ट सारे एक फैक्टर को जाएगा उसमें, जो मोदी विरोधी गठबंधन को जाएगा। हाँ, और अगर कांग्रेस अलग से लड़ती है तो वो मुस्लिम वोट के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि उस फैक्टर में जाए, कुछ वो इस फैक्टर में जाए। यही एक फैक्टर बंटवारा हो सकता है। इसी एक फैक्टर की वजह से वो सब लोग चाहेंगे तो पूरा आप ये कह रहे हैं कि पूरे जो सियासत होगी कांग्रेस की सियासत, वो मुस्लिम केंद्रित सियासत होगी वहां पे बिहार में? केंद्रित सियासत नहीं होगी, मुस्लिम वोट जो एक महत्वपूर्ण वहां पर 14% वोट है और उसका बड़ा बीजेपी को रोकने में इंपॉर्टेंट रोल है। तो वही मैं कह रहा हूं ना, आप ये कह रहे हैं एक मुस्लिम बीजेपी और मोदी विरोधी होगा, वो मोदी को रोकने का प्रयास करेगा, कांग्रेस उस चीज का फायदा उठाएगी और उसके फायदा का उसका फायदा उठाने का लाभ जो है लालू और नीतीश को मिल सकता है, यही आप कह रहे हैं? नहीं, ये एक फैक्टर है वहां जी। कौन लाभ उठाएगा नहीं उठाएगा नहीं, ये फैक्टर है कि मुस्लिम, ये कैलकुलेशंस हैं, ये सब मुस्लिम वोट के कारण ही, वरना लालू यादव और नीतीश कुमार का वोट बैंक काफी है। अगर 2-4-5% हट भी जाता है तो भी बीजेपी से बहुत ऊपर है। लेकिन ये कोशिश होगी कि नेचुरल रूप से सारे एक साथ कंबाइंड जितने वोटर होते हैं तो ये निश्चित नहीं हो जाता है कि 100% वो शिफ्ट हो जाए। तो मुस्लिम वोट के डिवीजन को रोकने के लिए सब लोग कोशिश करेंगे कि एक क्लब हो, लेकिन कांग्रेस के पास एक प्रश्न है और इसी वजह से झारखंड में वो नहीं गए। एक बहाना करके 2 सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़ा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस जाती, निश्चित रूप में झारखंड में रिजल्ट कुछ अलग हो गया होता। तो अब ये फैक्टर है जो हम समझते हैं कांग्रेस की नीति 15-20 दिनों के बाद ही कुछ क्लियर होगी, अभी इसमें क्लियर। अरुण जी, कांग्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगा इस रथ को रोकने में जिसकी तैयारी में आप जुटे हुए? देखिए, हम एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस, आपके लिए कांग्रेस का साथ लेना, जेडीयू के लिए कांग्रेस का साथ होना कितना जरूरी है रथ रोकने के लिए, जिसकी आप नीतीश कुमार जो बात कह रहे थे? कोई रथ होता नहीं है वहां पे विजय का, मतलब बिहार में तो रोकने की रथ नहीं है, तो रोकने की तैयारी क्या कर रहे हैं? शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मैं तो मानता ही नहीं कुछ वहां पर लड़ाई होगी जी, लेकिन आप लड़ाई नहीं होगी। विश्लेषक के तौर पर मैं मान रहा हूँ जी कि कांग्रेस बिल्कुल इस गठबंधन में साथ रहेगी। अब जमाना खत्म हो गया, जो तमाशा पार्टी बनाते रहेंगे, वो बनाते बनाते यूपी में खत्म हो गया ना जी, बिहार में भी खत्म जैसे ही है। तो उसको बनाना है या आपको समर्पित हो जाना है? हमको समर्पित नहीं करना है, कम से कम जो चुनौती मुख्य रूप से अभी दिखाई दे रही है देश के सामने, वो चुनौती, उन चुनौती को निपटने के लिए अभी वो कह रहे हैं कांग्रेस की भूमिका जो है मुस्लिम वोट को डिवाइड करने का नहीं, यूनाइट करके। कहने का मतलब ये था कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारे साथ रहेगी फिर 14% हमको वोट मिलेगा जी, नहीं तो हो सकता है डिवाइड हो जाए जी। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूं कि शायद मुस्लिम ही वोट एक ऐसा वोट है जो जल्दी डिवाइड नहीं होता है जी, वो देख लेता है कौन बीजेपी को। चलिए जी, लेकिन अब ऐसा हुआ है। 1-2 फैक्ट्स जरूरी है। अरुण जी पूछ रहे थे, मैं एक फिगर सुधारता हूं, 14% नहीं 16.5% है जनगणना रिपोर्ट। अरे वो जो कहा मैंने कह दिया, चलिए और बढ़ गया। चलिए एक बात कि पहली बात यह है कि लोकसभा कंक्लूड करें, अब कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन एक फैक्ट के साथ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू का जितना वोट है
लगभग वही वोट, उतना ही वोट भाजपा को भी है। 35.80% बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी का, इनको मिला के 35.90% है। इसलिए मिलकर भी वोट ज्यादा है, ये सच नहीं है लोकसभा चुनाव में, ये दोनों को मिला दे तो। फैक्ट तो पहला तो मैं अभी एक निकाल के बताया। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि देखिए, हम लोगों ने आरंभ में ही कहा है कि लालू और नीतीश वोट के लिए अगर गठबंधन भी होता है तो भाजपा के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, वो आप कह चुके हैं, मैं कह चुका हूं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये हम लोग नहीं मानते हैं कि उसका असर बिहार के चुनाव में नहीं होगा, कभी नहीं मानते हैं। और कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है तो मेरे हिसाब से कांग्रेस जिस नीति में है वो गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि उसका अपना वजूद बिहार उत्तर प्रदेश में खड़ा करना है, वो बिल्कुल जाने वाली नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जितना अभी तक मेरी जानकारी है कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में। तीसरी बात मैं ये कहूंगा इस समय कि मोदी के रथ को ये रोक सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन वो उसके लिए जो मुद्दे चाहिए वो काला धन नहीं हो सकता है। नीतीश और लालू ने पिछले 6 महीने में, 5 महीने में एक भी ऐसा मुद्दा बिहार के सामने नहीं रखा है जिससे जनता प्रभावित होकर के मोदी से विरुक्त हो जाए। एक नया मुद्दा, कोई आइडियोलॉजी की बात कुछ रखा ही नहीं है। काला धन पर भाजपा और मोदी को आप पराजित नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में भी काला धन के लिए धरना, बिहार में भी काला धन, सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता को रोकना। देखिए, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को अभी वोट न दे रहे हैं, न अभी कुछ समय तक देने वाले हैं, इसलिए उस वोट की भारतीय जनता पार्टी को अभी फिक्र करती ही नहीं है भाजपा। तो वो इनके पास जाने वाला है, वो जाए, जैसे जम्मू कश्मीर के घाटी में कंसोलिडेटेड वोट गया एंटी बीजेपी, बिहार में भी जाएगा। इस जाने के बावजूद, जैसे अरुण जी कह रहे थे कि भाजपा थी कहा, 1991 में 20 सीट भाजपा को मिली थी लोकसभा चुनाव में, 1996 में 18 सीट थी, 1999 में 22 सीट थी। ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पहले से नहीं थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा का भी जनाधार है। लेकिन दिलीप जी, एक बात और कहूंगा जो शकील जी ने कहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को वाकई जो झारखंड में जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी क्यों नहीं मिली, हरियाणा में सफलता क्यों नहीं मिली, वो बिहार में भी दोहराया जा सकता है। वो लालू और नीतीश की सफलता का कारण बनेगा। ये कैंडिडेट्स गलत देंगे, ये हो सकता है लीडरशिप गलत खड़ा करे, ये गठबंधन गलत खड़ा करें, और उनके विरुद्ध में जो इनके वोटर हैं वो लालू नीतीश के साथ जा सकते हैं। वो हर जगह। चलिए उपेंद्र जी, बहुत कम शब्दों में 1 मिनट में इसको वाइंड अप करना है। कुल मिलाकर के बिहार की जो सियासत है, अब जो लड़ाई है, जो रथ रोकने और रथ आगे ले जाने की बात है, वो कहां पहुंच रही है? अब देखिए, अगर ग्रैंड अलायंस अभी जो बना हुआ है वो बना रहे और ये दोनों पार्टियों का आपस में विलय हो जाए तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, इंक्लूडिंग कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस शामिल है, अभी तो तीनों शामिल। अगर कांग्रेस नहीं रहे, कांग्रेस अलग हो जाए तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वोटरों के सामने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो भाजपा, जो कट्टर भाजपा विरोधी वोट है, ये रोकने के लिए इनका पास कोई एजेंडा है? हाँ, कोई एजेंडा है रोकने के लिए? कांग्रेस को भी साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो एजेंडा है रोकने के लिए। अब रोकने के लिए अब ये दोनों नेता सिर्फ जातीय समीकरण पे या एजेंडा पे? कोई एजेंडा नहीं, एक ही एजेंडा है, सत्ता चाहिए इनको और वो मिलने वाला नहीं। जातीय समीकरण पे ही एजेंडा है, साधु है, बता दिया पहले। नहीं, आप तो साधुवाद है ना, आप देश को इन सबसे मुक्त करना चाहते हैं। कांग्रेस जो है ना, सत्ता लोलुपता के लोगों के साथ जो है जरूर रहा होगा। नहीं, जो एजेंडा है, क्या एजेंडा है अरुण जी आपके पास? एजेंडा है, एजेंडा क्या होगा? मेरे पास समय नहीं है। नहीं, कांग्रेस को लालू और मुलायम इन्हीं लोगों ने ज्यादा खाया है। कांग्रेस का हित उसी में है। वो कांग्रेस को पता है इनका हित क्या होगा। मौका मिलेगा ये कांग्रेस। अरुण जी, एजेंडा है क्या? सिर्फ लालू 15 साल को जिसका आपने विरोध किया, अब लालू के साथ जब लेके जाएंगे उस एजेंडा को, उस चीज को, क्या बिहार की जनता? लालू का जिस वजह से लालू का विरोध था, अब वो लालू नहीं है ना जी। अब लालू कहाँ है? जेल से निकल के। आपको लगता है अगर वो लालू नहीं है तो वो समीकरण रहेगा? नहीं, मैं अगर वो लालू नहीं है तो समीकरण रहेगा। जमानत पर आ गए, समीकरण तो रहेगा ही, लालू का जो सपोर्ट है वो तो रहेगा ही, उसका भी तो कोई एजेंडा। आज की तारीख में वहां सबसे बड़ा संकट ये है कि जिस झूठ और फरेब के आधार पर मोदी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उसको रोकना है। बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व। कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? वहां पे भी बीजेपी की तरह, बीजेपी की तरह। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी की तरह कह रहा हूँ जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा जी। मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। सब लोग। चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आनंद जी, उपेंद्र जी, शकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।